क्या हो अगर मैं कहूँ कि किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज का जो सबसे ज़रूरी पन्ना है, जिसके आधार पर पूरा देश चलता है। हम्म। मतलब अगर कोई नागरिक उसी एक पन्ने को लेकर सीधा अदालत चला जाए और जज से अपने अधिकार मांगे, तो जज उस केस को सीधा खारिज कर देंगे। सुनने में ये बात वाकई बहुत अजीब लगती है। मतलब कोई भी सोच सकता है कि जो पन्ना पूरे संविधान की आत्मा है, उसकी अदालत में कोई सीधी कानूनी अहमियत कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है और आज के हमारे इस गहरे अध्ययन की जो चर्चा है वो इसी पन्ने पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। हाँ, और मशहूर न्यायविद N.A. पालखीवाला ने तो इसे पूरे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड तक कह दिया था। सही कहा। हमारा मिशन आज यही है कि प्रस्तावना के इन भारी भरकम शब्दों को हम डिकोड करें। बिल्कुल, और साथ ही हम 1976 में हुए उन बदलावों की गहराई में भी जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आज के समय में अदालतों में इस पन्ने का असली वजूद आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इन शब्दों पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रस्तावना की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 1946 में जाना होगा कि मान लीजिए कुछ युवा मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और वो किसी बड़े निवेशक के पास जाते हैं 5 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगने। अब जाहिर है, कोई भी निवेशक सिर्फ उनके चेहरे देखकर तो पैसा देगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई आपका प्लान क्या है। सही बात है। वो पूछेगा आपका विजन क्या है, आपका रोड मैप या मिशन स्टेटमेंट क्या है। ठीक यही स्थिति 1946 में भारत की थी। मतलब आजादी मिलने ही वाली थी और देश की कमान कुछ नेताओं के हाथ में आने वाली थी। बिल्कुल, करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अब उन्हें ये तो जानना ही था ना कि ये नया आजाद भारत आखिर दिखेगा कैसा। एक रोड मैप चाहिए था। हाँ, और इसी रोड मैप को तय करने के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बना। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर ये एक मिशन स्टेटमेंट है, तो इसमें 5 बहुत ही मुख्य शब्द हैं। सबसे पहले बात करते हैं संप्रभु यानी सॉवरेन की। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? देखिए, संप्रभु होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारत आजाद हो गया। इसका मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं। एकदम सही। देश अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर भारत आज किसी देश के साथ व्यापार करना चाहता है, जैसे रूस के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील करनी है, तो कोई दूसरी महाशक्ति जैसे अमेरिका उसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई भी महाशक्ति भारत को कोई आदेश नहीं दे सकती। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई युवा अपने माता पिता का घर छोड़कर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब जब तक वो घर में था, उसके जीवन और पैसों के फैसले परिवार के बड़े लेते थे, लेकिन घर छोड़ने के बाद वो अपने आर्थिक और जीवन के फैसले खुद लेता है। लोग उसे सलाह दे सकते हैं पर हुक्म नहीं चला सकते। बिल्कुल सटीक। अंग्रेजों के समय हमारे फैसले लंदन से होते थे। संप्रभुता ने उस डोर को काट दिया। अब इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात आती है ना, क्योंकि 140 करोड़ लोग तो हर रोज कोई कानून बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो नहीं सकते। हाँ, वही। ये हमारी व्यवहारिक मजबूरी भी है और ताकत भी। देखिए, भारत में लोग सीधे कानून नहीं बनाते, बल्कि वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि संसद में जाकर जनता की तरफ से कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें, तो वहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ भी संसद है, लेकिन वहाँ जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा या रानी होते हैं। हाँ, जो कि एक वंशानुगत पद है। बिल्कुल। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ले ली, पर उनके जैसा राजशाही मॉडल क्यों नहीं अपनाया? और यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है, गणराज्य या रिपब्लिक। अच्छा। देखिए, जिस देश ने सदियों तक राजा महाराजाओं और फिर ब्रिटिश राजशाही का दमन झेला हो, वो किसी नए वंशवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सही बात है। गणराज्य होने का सीधा सा मतलब यह है कि देश का जो सर्वोच्च पद है यानी राष्ट्रपति, वो हमेशा चुना हुआ होगा। किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये सच में एक बहुत ही ताकतवर विचार है। मतलब देश का कोई भी आम नागरिक
अपनी योग्यता के दम पर सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारा मिशन स्टेटमेंट साफ था कि हम संप्रभु हैं, लोकतांत्रिक हैं और एक गणराज्य हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। आज जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो दो बहुत ही भारी शब्द हमेशा चर्चा में रहते हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। अगर ये इतने ही जरूरी थे तो 1950 के मूल ड्राफ्ट में ये क्यों नहीं थे? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये भारतीय संविधान के इतिहास का बहुत ही पेचीदा अध्याय है। ये शब्द मूल प्रस्तावना में वाकई नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और एक तीसरा शब्द भी तो जुड़ा था ना, अखंडता। जी हाँ। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 1976 में ऐसा क्या हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में ही बदलाव करना पड़ गया। वही तो, ये हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग रहा है। अगर भारत शुरू से ही सभी धर्मों का सम्मान कर रहा था तो अचानक 1976 में इन शब्दों को लिखित रूप में डालने की क्या जरूरत आ पड़ी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें उस समय की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति को समझना होगा। हमारे अध्ययन के स्रोतों से ये साफ होता है कि ये सिर्फ कोई वैचारिक बदलाव नहीं था। तो फिर क्या था? ये उस समय के वैश्विक और घरेलू संकटों का एक सीधा जवाब था। सबसे पहले समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द को लेते हैं। इसके तार सीधे 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से जुड़े हैं। अच्छा, तो क्या 1971 की युद्ध ने हमें अपनी प्रस्तावना बदलने पर मजबूर कर दिया? युद्ध से ज्यादा उस समय की महाशक्तियों के रवैये ने। देखिए, 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने बहुत खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत की कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद रोक दी गई थी। अरे बाप रे, वो तो बहुत भारी दबाव वाला समय रहा होगा। बिल्कुल। उस भारी दबाव के बीच भारत को एक सख्त संदेश देना था कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ एक संधि कर ली। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ना सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी। नहीं, ये अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए एक कूटनीतिक संदेश था कि भारत का झुकाव अब सोवियत संघ की ओर है। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब ये पूरी तरह से एक जियोपॉलिटिकल चाल भी थी। लेकिन जब लोग समाजवाद सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में वो सोवियत संघ वाला मॉडल आता है जहां सब कुछ सरकार के कब्जे में होता है। हाँ, और यही भारतीय समाजवाद की खासियत है। हमने शब्द जरूर जोड़ा लेकिन हमारा मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद का ही रहा। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। बिल्कुल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ निजी कंपनियां भी काम करेंगी और सरकार भी। सरकार का लक्ष्य सिर्फ अंधाधुंध मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि गरीबी हटाना और अवसरों की असमानता को दूर करना है। समझ गए। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जिस पर शायद आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। इसे 1976 में जोड़ने के पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे आंतरिक वजहें ज्यादा थीं। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उस पूरे इलाके में धार्मिक आधार पर बहुत तनाव था। लाखों शरणार्थी आ रहे थे और उसी दौर में जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में घुसपैठ बढ़ रही थी। तो देश को ये सख्त संदेश देना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी सांप्रदायिक बंटवारे को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ मुझे लगता है पश्चिमी देशों के सेक्युलरिज्म और भारत के सेक्युलरिज्म का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्युलर होने का मतलब है धर्म से पूरी तरह दूरी बना लेना। मतलब पश्चिमी देशों में तो राज्य और धर्म के बीच पूरी दूरी होती है ना? हाँ, पश्चिमी मॉडल में राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह आंखें मूंद लेता है, लेकिन भारतीय मॉडल में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, पर वो सभी का सम्मान करता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह चुप रहता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि भारतीय मॉडल में जब तक सब ठीक है, राज्य चुप रहता है। और अगर कुछ गलत हो तो? अगर अधिकारों का हनन हो तो राज्य हस्तक्षेप करता है। हमारे स्रोतों में सबरीमाला मंदिर का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब एक धार्मिक परंपरा और महिलाओं के समानता के अधिकार के बीच टकराव हुआ तो राज्य ने न्यायपालिका के जरिए हस्तक्षेप किया। वाकई ये भारतीय मॉडल को बहुत खास बनाता है। और इसी से जुड़ा है वो तीसरा शब्द, अखंडता। उस समय उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन बहुत तेज हो रहे थे। भारत को तोड़ने की मांगे हो रही थी। तो अखंडता शब्द जोड़कर यह साफ कर दिया गया कि भारत के राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो इन भारी भरकम शब्दों और उनके पीछे की भू राजनीति को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है,
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? किस संदर्भ में? मतलब कानूनी संदर्भ में। अगर किसी नागरिक को लगता है कि आज देश पर्याप्त समाजवादी या पंथ निरपेक्ष नहीं है, तो क्या वो सरकार पर मुकदमा कर सकता है? क्या इसे अदालतों में लागू किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। प्रस्तावना की प्रकृति नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब है कि इसे सीधे तौर पर किसी भी अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। अरे ये तो बहुत ही निराशाजनक लगता है। मतलब जो पन्ना पूरे संविधान की आत्मा है, वो महज एक कागजी वादा है? इसे सिर्फ कागजी वादा कहना गलत होगा। इसे समझने के लिए हमें अदालती मामलों के विकास को देखना होगा। सबसे पहला था 1960 का बेरूबारी यूनियन केस। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। मतलब उसकी कोई कानूनी ताकत नहीं? हाँ, 1960 में अदालत का यही मानना था, लेकिन फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। ओ, जिसमें वो 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। बिल्कुल, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। वाह! हाँ, और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत आया। अदालत ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, और वो मूल ढांचा यही प्रस्तावना तय करती है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो प्रस्तावना एक कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की तरह है। वो कैसे? देखिए, आप कंपास पर ये मुकदमा नहीं कर सकते कि उसने आपको खुद चलकर मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आप जंगल में रास्ता भटक रहे हैं, तो वही कंपास आपको सही दिशा दिखाता है। मतलब ये संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। सुप्रीम कोर्ट भी जब उलझता है तो इसी कंपास की तरफ देखता है। बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में भी अदालत ने फिर से दोहराया कि ये संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो इस गहरे अध्ययन से सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि प्रस्तावना सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। हाँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि ये एक ट्रिनिटी है। मतलब समानता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा, और स्वतंत्रता के बिना समानता का मतलब है इंसान की व्यक्तिगत पहचान का खात्मा। बिल्कुल। और बंधुत्व यानी भाईचारे के बिना ये दोनों ही टिक नहीं सकते। सही बात है। तो अंत में यह चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज और संविधान की आत्मा है, हाँ, बताइए। तो क्या होता है जब आने वाली पीढ़ियों के मूल्य और विचार स्वाभाविक रूप से उन पुराने निर्माताओं के विचारों से आगे निकल जाते हैं? क्या समय के साथ उस आत्मा को बदल जाना चाहिए, या हमें बस उसकी व्याख्या करने के नए तरीके खोजने चाहिए? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार जब आप संविधान की किताब देखें, तो याद रखिएगा कि वो पहला पन्ना सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि पूरे देश का कंपास है।